तो 50 क्वेश्चन हम कर चुके थे, वहां से आगे शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया हम वैसे भी। यहाँ पर सूफी जो काव्य कृतियां रही हैं, कवि रहे हैं, उनको क्रमानुसार लगाने के लिए बोला गया है। ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा, इसमें मुल्ला दाऊद आएंगे पहले पहल। उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पर आपका कुतुबन। फिर थर्ड में आएंगे जायसी, और लास्ट में आ जाएगा मंझन। ये इसका एक सही क्रम है। ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास जो आपका सेकंड यूनिट है उससे प्रश्न रखा गया है। देखिए, तो आपको सारी ही बातें जो है वो थोड़ी सी याद रखनी है, ये जानना है आपको। जायसी हो गया, मुल्ला दाऊद हो गए, मंजन हो गया और कुतुबन हो गए, ये चारों जो है अपने आप में महत्वपूर्ण नाम है। अब इसमें विशिष्टता क्या है, देखिए एक चीज ध्यान रख लेना कि मलिक मोहम्मद जायसी इन्होंने क्या किया, सूफी प्रेमाख्यान काव्य में 7 पंक्तियों के बाद एक दोहा रखने की इन्होंने क्या रखी, परंपरा रखी। जो कड़वकवध परंपरा की हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, है ना। अब ये जो मुल्ला दाऊद हैं, ये प्रथम सूफी प्रेमाख्यान कवि रहे हैं सर्वमान्य मतानुसार। पहले पहल ये बात किसने मानी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मानी, बाद में सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो इसकी कृति रही वो थी चंदायन, जिसको लोर कहा या लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है। लोरिक और चंदा की जो प्रेम कथा रही। ठीक है। तो इसका दूसरा नाम ये रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं मंझन। इसने प्रथम जो ऐसी रचना लिखी जो जिसमें आप देखते हैं कि बहुपत्नीवाद नहीं रहा, और 2 स्टोरियां जो है इसमें समानांतर रूप से चली। ये बात आपको थोड़ी सी इसके बारे में याद रख लेनी है। इसीलिए इन चारों को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि इन चारों में विशेषताएं अलग अलग हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और जो कुतुबन आते हैं, देखिए ये मृगावती रही, इसको शुक्ल ने माना कि ये पहला क्या रहा, आपका सूफी प्रेमाख्यान काव्य इसने मृगावती के नाम से लिखा था, जो कि 1501 की रचना रही है। तो ये अलग अलग तरीके से प्रश्न आपको बन सकता है, इसलिए इनको ध्यान में रख लेना है आपको, ये बातें भी इसके साथ में देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर, ये है निम्नलिखित में से केशवदास की रचना नहीं है। तो यहाँ पर है जो अंग दर्पण, देखिए ये इसकी रचना नहीं है। विज्ञान गीता भी लिखी थी, वीर सिंह देवचरित भी लिखा इन्होंने, और रत्न बावनी भी लिखा। ठीक है। तो यहाँ पर जो अंग दर्पण है ये है आपका जो रसलीन रहे हैं, देखिए जो कि रीतिबद्ध काव्यधारा के ही कवि रहे हैं, जो एक अच्छे कवि के साथ साथ क्या रहे, एक संगीतज्ञ भी रहे। इसका नाम भी आप ध्यान में रखें, जिसकी प्रमुख पंक्ति है अमी हलाहल मद भरे सेब श्वेत श्याम रत्नार। ठीक है, इस तरीके से एक इनकी पंक्ति आती है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। थोड़ा सा उसको भी आपने ध्यान रख लेना है। इसके अलावा इसने एक और रचना रची थी जिसका नाम है रस प्रबोध, वो भी आप ध्यान में रखें। 2 ही कृतियां इसकी रही हैं। ठीक है। और यहाँ पर केशवदास से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जिन बातों को आप और याद रखेंगे। केशवदास के आश्रयदाता, केशवदास के संप्रदाय में दीक्षित रहे, किस प्रकार के आचार्य रहे हैं, केशव को लेकर के शुक्ल के मत क्या क्या रहे हैं। बाकी विद्वानों ने अगर केशव के संदर्भ में बोली हैं कुछ बातें, तो उन बातों पर गौर जरूर आपको करना है, क्योंकि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में इनका नाम भी शुमार रहता है। हालांकि रीतिकाल का जो प्रतिनिधि कवि है वो किसको मानते हैं, जो आप सभी लोगों ने जाना है, वो बिहारी को माना जाता है। लेकिन रीतिबद्ध काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि केशव ही रहे, और रीति मुक्त काव्यधारा के घनानंद रहे हैं। ठीक है, तो वो याद रख लेना है आपको, साथ में ये चीजें भी। फिर पंक्तियां भी हो सकती हैं, खासकर रामचंद्रिका और जो कवि प्रिया रही है इनकी, जिनसे अक्सर पंक्तियां पूछी जाती हैं। ज्यादातर प्रश्न कवि प्रिया की जो पंक्तियां रही हैं उन्हीं से ही आते हैं, जो कि इनकी काव्यशास्त्रीय रचना भी रही है, इसलिए उसको ज्यादा। चंद्रिका के संदर्भ में आलोचकों के मत वो पूछे जाते हैं, उनको भी जरूर जानना है। ठीक है, तो केशवदास से ये प्रश्न बनते हैं, इनको एक बार जरूर देखना है। इसी से आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में भी प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, इससे बाहर आपको नहीं पूछेंगे। रचनाएं इनकी हमेशा विज्ञान गीता को पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा रत्न भावनी भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। जहांगीर जस चंद्रिका भी इसने लिखी थी, जिसमें जहांगीर के यश की बात इन्होंने की है। जस से मतलब है यश। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, घनानंद के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको। रीतिकाल से एक और प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर लिखा देखिए, घनानंद संगीत का अच्छा ज्ञान रखते थे, एंड जिसके प्रभाव स्वरूप इनके पद विभिन्न राग रागनियों से संयोजित रहते थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि संगीत प्रेमी ये रहे थे, और इनका कंठ स्वर भी अच्छा था, इसलिए माना जाता था कि राजा ने इनको बुलाया था अपने महल में, लेकिन ये इसकी सुजान की तरफ जो है मुंह करके गाने लगे थे, है ना, जिसके चलते इनको फिर खामियाजा भी भुगतना पड़ा देश निकाला देकर। ठीक है। फिर दूसरा देखिए, घनानंद ने कई सवैयों की रचना समस्या पूर्ति के ढंग पर की है, ये बात भी सही है।
ठीक है, समस्या पूर्ति देखिए यहाँ से शुरू हो गई थी, जो कि जो आपका भारतेंदु युग है उस तक जो है चलता रहा। इसलिए हम देखते हैं कि जो रीति मुक्त काव्य धारा रही है उसमें आधुनिक काल की बहुत सारी प्रवृत्तियां जो है वो दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में जरूर रखें इसकी, कि जो जो बातें यहाँ पर रही हैं उनका प्रभाव जो है आधुनिक काल पर जरूर रहा। ठीक है, तो इसको आपको जानना है ना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुजान सागर नाम से प्रकाशित किया। ये सुजान सागर नाम से इसने प्रकाशित नहीं किया था, इसने किया था सुंदरी तिलक के नाम से। वो याद रखना है आपको, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि भाई किस शीर्षक से इसने रखा। तो यहाँ पर ध्यान रखें आपकी, सुंदरी तिलक के नाम से किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जबकि सुजान सागर के नाम से जो है आई थिंक पीताम्बर दत्त बड़तवाल या किसी और ने किया था। एक बार आप इसको जरूर देखें, मेरे हिसाब से तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ही होना चाहिए, पर एक बार आपको इसको खुद भी जानना है कि किसने जो है सुजान सागर के नाम से इनकी कृतियों को संकलित किया था। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, घनानंद वृंदावन जाकर निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, हालांकि पहले ये क्वेश्चन आता था कि घनानंद जो है वृंदावन में जाकर जो है किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। तो यहाँ पर आपको सिंपली याद रख लेना, निम्बारक संप्रदाय में जाकर ये दीक्षित हुए, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये थे घनानंद के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन बातों को आपको थोड़ा थोड़ा जरूर याद रख लेना है। अब घनानंद के संदर्भ में देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि रचनाएं बहुत कम इसकी पूछी जाती हैं। इसके सामान्य परिचय से, इसकी पंक्तियों से ज्यादातर प्रश्न आपको बनते हैं। सामान्य परिचय में ये किसके आश्रय में रहे, इसके साथ साथ इसकी प्रेमिका कौन थी, उसके संदर्भ में इसका जो साहित्य रहा वो किस प्रकार का साहित्य रहा है ना। तो ये सारी चीजें, और साथ ही साथ ये किस संप्रदाय में दीक्षित रहे, उनको आपने देखना है। ये प्रेम की पीर के कवि रहे हैं, आलोचकों ने इनके बारे में क्या कहा है, वो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है इनकी वनस्पत बाकी चीजों के। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप एक बार जरूर देखें, है ना। ये काम की चीजें हैं, बाकी चीजें तो आपकी होती रहेंगी। ठीक हो गया, तो इनको जानना है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, शुक्ल ने आदिकाल के जिन 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। एक प्रश्न तो आपका यही बन गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में कितने ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना, 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना था। उनमें से किन ग्रंथों का मूल स्वरूप जो है वो सुरक्षित नहीं है। जो मूल ग्रंथ रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है भाई, ऐसा माना जाता है। तो शुक्ल के अनुसार कौन कौन से हैं वो, तो यहाँ पर देखिए, परमार रासो और पृथ्वीराज रासो, ये जो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। बाकी जो बीसलदेव रासो और जयचंद्र प्रकाश रहे हैं, इनकी प्रतियां जो हैं संग्रहालयों में सुरक्षित मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप इसकी जरूर याद रखें, इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 54। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, देखना कूट नीचे दिया रहेगा जो जहां पर लिखा है सही विकल्प, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है। अच्छा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ओके ठीक है, ऊपर वाले का है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो हमने यहाँ पर ऑप्शन लिखा। ठीक है, कौन सा वाला, हाँ इसका, जान सागर के नाम से रत्नाकर ने किया। ओके ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। प्रेमचंद ने धार्मिक मान्यताओं और नारी की स्थिति का चित्रण गोदान उपन्यास में किया है। तो नारी की दोयम स्थिति नहीं दिखाई है इसमें। ठीक है, हालांकि कुछ मान्यताएं थोड़ी बहुत रही हैं, कई जगह जो ऐसी बातें आती हैं, लेकिन पूर्णतः जो है आप ये नहीं कह सकते कि यही बात हुई है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है आपको, है ना। इसके अलावा और कौन सी चीज है, दूसरा बोला गया गोदान किसान जीवन की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा ही जा चुका है, तो ये तो कथन हमेशा सही रहेगा ही रहेगा। तो इसके अलावा गोदान के पात्रों को, गोदान के संदर्भ में आलोचकों के कथनों को ये पढ़ना है ना, ये काम की चीज हो सकती है। ठीक है, बहुत बार यहाँ से ही प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है। सिर्फ गोदान ही नहीं बल्कि प्रेमचंद की जितनी भी कृतियां रही हैं, तो जो औपन्यासिक कृतियां रही हैं उनको क्रम वाइज जो है जरूर याद रख लेना है, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आपको आ जाते हैं, तो वो याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना। निम्नलिखित में से किसे चौपट राजा ने फांसी की सजा सुनाई थी। तो ये अंधेर नगरी जो इनका नाटक रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र का,
उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो राजा रहा उसने किसे जो है फांसी की सजा सुनाई थी, तो उसने कोतवाल को सुनाई थी, क्योंकि इसने सवारी ही बड़ी धूमधाम से निकाली थी और राजा को लगा कि इसी की वजह से ही जो है कल्लू बनिए की जो वो मर गई थी, है ना? तो अगर आपने ये अंधेर अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो फिर उसको पढ़ लीजिएगा, इससे भी प्रश्न बनने की संभावनाएँ रहती हैं। ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि जितने भी आपके ये नाटक हैं, जिन-जिन यूट्यूब से देख लीजिए, ठीक है? यूट्यूब में जो है आपको इनका मंचन दिख जाएगा, ठीक है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, महत्वपूर्ण है ये जो नाटिका है इसकी छोटी-सी रचनात्मक विधा, है ना? नेक्स्ट है यहाँ पर असत्य कथन का चयन आपको करना है। तो असत्य कथन देखिए भाषा से संबंधित एक और प्रश्न यहाँ पर दिखेगा आपको। राजभाषा का प्रावधान संविधान की 343 से 351 अनुच्छेदों में वर्णित है। बिल्कुल सही बात है ये। तो जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम रहा 2003 में, इसके द्वारा 2004 में 4 भाषाएँ नई जोड़ी गई, जिसमें से यहाँ पर बोला गया है देखिए बोडो, ब्रज, संथाली और डोगरी। तो ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि ये जो संशोधन अधिनियम रहा, इसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, तो एक ब्रज की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो कथन है, तो इसलिए इसको आप डोगरी, मैथिली और संथाली ये हैं। और 8वीं सूची में शामिल जो हमारी 22 भाषाएँ रही हैं, उसमें नहीं आती। याद रखनी है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट बोला गया अनुच्छेद 2 राज्य विधान में राज्य की राजभाषा में या हिंदी या फिर अंग्रेजी में होगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार विद्यालयों में प्रश्नों का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा। ये इस आधार पर आप देखते हैं कि जो पत्राचार की बात हम करते हैं, तो इसके अंतर्गत राज्यों को विभाजित किया गया है, जिसमें आपको याद क्या रख लेना था, ख और ग श्रेणी के राज्य जो है वो आते हैं। ख श्रेणी के राज्य द्विभाषिक नीति अपनाते हैं और ग श्रेणी के राज्य जो है वो जो इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इन बातों को भी ध्यान में रखना है। तो ये ठीक है। 7 नेक्स्ट देखिए एक रूप पुष्टि से क्या आशय है? ठीक है? तक रहे देखिए वो रहे आपके नवाचार्य जी। उससे आपको है, उसको जानना है आपको। तो पहली चीज़ यहाँ पर जब ईश्वर का अनुग्रह है, यहाँ पर कृष्ण के अनुग्रह से सिंपल सा बोला गया है देखना, कृष्ण के का उल्लेख आता है इसलिए लिखा है कि कृष्ण के अनुग्रह से प्राप्त जो भक्ति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही पुष्टि भक्ति के नाम से जाना है। यानी कि हम इसको एक और चीज़ भी कहते हैं कि जब ईश्वर की मात हो जाए और ईश्वर उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि वो है आपका पुष्टि भक्ति। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हिंदुस्तानी भाषा का रूप। तो हिंदुस्तानी बोला गया था जो उर्दू मिश्रित हिंदी है, ठीक है? उसी को कहा जाता था और ये नाम दिया था अंग्रेजों ने, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है? तो हिंदुस्तानी जो शैली रही इसके मतलब इसको ज़्यादा तवज्जो या यूँ कहें कि इसके मुरीद जो रहे हैं ज़्यादातर जो अंग्रेज़ रहे या फिर जो आपके मुस्लिम राइटर रहे हैं उन्होंने। और हिंदी जो रही है उर्दू मिश्रित हिंदी, उसमें बड़ा नाम जो आता है बार-बार वो राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद का ही आता है, जिसके लिए शुक्ल ने भी कहा कि ये आम फ़हम या फिर खान पसंद भाषा रही, ठीक है? तो ये बातें आप ज़रूर ध्यान में रखें। हिंदी के विविध रूपों से संबंधित प्रश्न आपको बन सकता है, वो वाला टॉपिक भी आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट बोला गया है अपभ्रंश के फागु काव्य से क्या आशय है? तो फागु काव्य का संबंध किस काल से है? ये आपको ध्यान रख लेना है कि आदिकाल से है, 13वीं शती के आसपास का ये साहित्य माना जाता है और ये बसंत ऋतु का काव्य रहा है। या फिर इसको हम कहते हैं बसंत ऋतु में गाए जाने वाले जो मादक गीत हैं, वो आते हैं फागु काव्य के अंतर्गत। इस बात को आपने याद रख लेना है। ज़्यादातर कृतियाँ इसमें नहीं है, इसमें एक ही रचना आती है जो बसंत विलास शीर्षक से मिलती है, जिसके रचनाकार अज्ञात हैं। इसके अलावा भी कुछ कृतियाँ हैं लेकिन वो उतनी ज़्यादा काम की नहीं है। बस आप इसका सामान्य परिचय थोड़ा-सा याद रख लेना, ये कब का समय रहा इसका एंड
आदिकालीन ये रचना रही है। ठीक है, तो इसको देखिएगा। ओके, फिर यहाँ पर संयोगात्मक काव्य जो है ऐसा नहीं है, वीरय परक काव्य भी यहाँ पर नहीं था, तो इसको छोड़ दीजिए, काम के नहीं है। फिर आगे बोला गया फैंटेसी। फैंटेसी से संबंधित हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि फैंटेसी में ज्यादातर साहित्य लिखा था मुक्तिबोध ने, और मुक्तिबोध ने उसको किसने, अनुभव की पुत्री भी कहा था, ये हमने पीछे पढ़ा था। और साथ ही साथ इसको जो आपका फैंटेसी के संदर्भ में उसने जो अंधेरे में कविता लिखी थी उसको भी बोला गया है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया है फैंटेसी का अर्थ क्या है। तो फैंटेसी का अर्थ है मिथ्या कल्पना। मिथ्या कल्पना यानी कि झूठी कल्पना, कि हम किसी झूठी कल्पना में ही जब जी रहे होते हैं, वो होती है एक फैंटेसी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें, ये प्रश्न बन सकता है, काम का प्रश्न है ये, आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। मिथक कल्पना और फैंटेसी, इनको आप जरूर ध्यान में रखें, इनका सामान्य सा परिचय आपको जरूर जानना है। नेक्स्ट है सहजोत्पाद्या साद्विधा भवति। प्रतिभा के दो भेद ये किसने बताए हैं। यहाँ पर ये पंक्ति आई है, तो ध्यान में रखिएगा। एक है सहजो और दूसरी है उत्पाद्या, यानी कि सहजा और उत्पाद्या दो आपके भेद रहे ना प्रतिभा के। तो प्रतिभा के दो भेद किए थे सहजा और उत्पाद्या रुद्रट ने। अगर पूछें सहजा और औषधि की, वो किए थे हेमचंद्र ने। अगर बात करें कि कार्यत्री और भावित्री, तो वो किए थे आपके राजशेखर ने, है ना। प्रतिभा के ये दो भेद जो है आपको जरूर ध्यान में रख लेने हैं कि दो दो भेद हमेशा हर एक विद्वान ने किए हैं। ठीक है, प्रतिभा को कवि की तीसरी आंख भी बोला गया है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। और जो आपका एक और चीज इसको बोली है, नए नए भावों से उन्मुक्त प्रज्ञा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको कुछ बोला गया है, उनको भी आपको याद रख लेना है प्रतिभा के संदर्भ में, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काव्य का बीज भी प्रतिभा को ही बोला गया था वामन के द्वारा। ये बात याद रखने लायक है। प्रतिभा जो है काव्य के हेतुओं में एक बड़ा महत्वपूर्ण हेतु माना जाता है। हेतु से अभिप्राय होता है काव्य का कारण, इस बात को भी जरूर आपको जानना है। जब जहां पर प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये काव्य हेतु रहे हैं तीन, जब ये जो है साहित्य रचना करने में क्या रहते हैं, असमर्थ होते हैं, तब जो है काम आती है हमारे कौन सी, काव्य की प्रेरक वृत्तियां, जो हमने पीछे पढ़ा था, उनको भी आप एक बार जरूर याद रखें। ठीक है, तो काव्य की प्रेरक वृत्तियां तीन होती हैं, जिसमें आपकी एक तो कौतुक वृत्तियां आएगा, दूसरा उसमें एक आपका जिसको हम कहते हैं कि जो आत्माभिव्यक्ति है वो आ जाती है ना। और तीसरा है सौंदर्य कृति आकर्षण। तो ये तीन चीजें जो है काव्य रचना में सहायक सिद्ध होती हैं, इनको भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर। नेक्स्ट है देखिए, नाट्य रूपकों में कौन सा नाट्य रूपक शामिल नहीं है। तो नाट्य रूपकों में कौन सा नाट्य रूपक शामिल नहीं है, तो ये है अभिनय। अभिनय इसमें नहीं आता है, ये तत्व है नाटक का। हालांकि नाट्य रूपक जो है 10 हैं, जिसको हम 10 रूपक भी कहते हैं। ठीक है, जिनमें से डिम है, वीति है, व्यायोग है ना, भाण है ना, ऐसे कुछ अलग अलग इसके प्रकार रहे हैं, प्रहसन है ना। तो वो अलग हैं 10 रूपक। 10 रूपक के जो भेद हैं ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी हैं तो ठीक है, नहीं देखी हैं तो एक बार आपने उनको जानने की कोशिश करनी है। जो आपके पास ये नोट्स है ना, उसमें ये चीजें दी हुई हैं, जब नाटक का सामान्य परिचय हम पढ़ते हैं उसमें ये चीजें रहती हैं, एक बार इनको जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आयु घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप ज्ञान योग की ब्रज में आनी उतारी। ये पंक्तियां किस बोली में लिखी गई हैं, तो ये ब्रज भाषा की पंक्तियां हैं, और ये भ्रमर गीत सार की पंक्तियां हैं, जहां पर गोपियां जो हैं उद्धव को उलाहना दे रही हैं कि बड़ा व्यापारी बनता फिरता है, और हमारे ऊपर जो है योग का ज्ञान जो है वो क्या कर रहा है, लाद रहा है ना। तो हमारे मन में जो है इस प्रकार की बातें नहीं जाने वाली है, तेरी ये योग की बातें। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट यहाँ पर मम्मट के अनुसार रस दोषों की संख्या कितनी है, तो ये तो एक सामान्य सा प्रश्न है, 10। अधिकतर विद्वानों ने काव्य दोषों की संख्या जो है वो, या काव्य गुणों की संख्या 10 ही मानी है। लेकिन सर्वमान्य मतानुसार अगर आप देखें तो ये काव्य दोष जो है 2-3 ही माने जाते हैं, जो हमने काव्य दोषों के अंतर्गत पढ़े थे। शब्दगत दोष, दोष अर्थगत दोष, है ना, कुछ ऐसे रखे थे, इनको आप ध्यान में रखें। ठीक है, हालांकि इसके अलावा इसमें कुछ मुख्य मुख्य दोष हैं, जैसे च्युत संस्कृति दोष माना गया, है ना, पुनरुक्ति दोष माना गया, है ना, तो अश्लीलत्व दोष वगैरह वगैरह, क्लिष्टत्व दोष, ये कुछ महत्वपूर्ण दोष हैं, इनको थोड़ा सा आप अलग से भी पढ़ें। ठीक है, कि जब व्याकरणिक दृष्टि से किसी वाक्य में दोष आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो हो जाता है आपका च्युत संस्कृति दोष। उसको थोड़ा सा आप याद रखें कि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है,
तो हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न आपको बने। गुणों को भी पढ़ना है आपको। सर्वमान्य मतानुसार 3 ही गुण आते हैं, ओज, प्रसाद और सर्वश्रेष्ठ जो गुण है वो माधुर्य गुण को ही माना जाता है। प्रसाद गुण जो है शांत रस की अभिव्यंजना करने वाली कृतियों में दिखाई पड़ता है, और जो आपका ओज गुण है वो वीर रसात्मक रचनाओं में आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है? तो ये बातें हैं सामान्य सी, जिन्हें याद रखना आवश्यक है। ओके? नेक्स्ट है नक्षिक्ष वर्णन का प्रथम प्रयोग हिंदी के किस काव्य में मिलता है? तो ये राउलवेल में मिलता है। इसको आप ध्यान में रखें, राउलवेल जो रोड़ा की रचना रही है ना, इसको ध्यान में रख लेना है। और प्रथम चंपू काव्य भी माना गया है। ठीक है, को भी आप ध्यान में रखें। पहले पहले नक्षिक वर्णन भी दिखाई देता है, और जो श्रृंगार वर्णन की भी प्रारंभिक कृति यही आती है, इसको भी आप ध्यान में जरूर रखें। पहले पहल शिला में अगर किसी गया था तो ये भी यही मानी गई है प्रथम शिलांकित कृति। ठीक है, और हाँ, इसमें राजस्थानी जो है मुख्य रही है। ये बातें हैं जो सामान्य सी हैं इसमें। विमर्श को चित्रित नहीं करती। तो बड़े भाई साहब जो है वृद्ध विमर्श की कहानी, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर लिखी गई कहानी को आप ध्यान में रखें। ठीक है, जबकि वापसी, चीफ की दावत और पिता पिता कहानी जो है ज्ञान रंजन की है। बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है ये, इसको भी आपने साथ में याद रख लेना है ना। और इसके अलावा चीफ की दावत और वापसी तो आपको पता ही है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में शामिल है आपकी कहानियां। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर दलित आत्मकथाओं का उल्लेख। आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सही मिलान किस युगम में है? तो जूठन ये मोहनदास नेमिश्राय की नहीं है, ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा, दलित आत्मकथा है ये। मुर्दहिया ये भी दलित आत्मकथा रही है, डॉक्टर तुलसीराम की ये रही है। इसके अलावा इसका एक और पाठ भी इन्होंने लिखा जो था मणिकर्णिका के नाम से, को भी आपने याद रख लेना है। ठीक है, अपने अपने पिंजरे ये मोहनदास नेमिश्राय की है, और डॉक्टर धर्मवीर ने लिखी थी मेरी पत्नी और भेड़िया। इसको आप ध्यान में रखें, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण आत्मकथा रही है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। शिकंजे का दर्द ये है सुशीला टाक भोरे की। ये यहाँ इसका नाम गलत हो गया, टाकू भोरे नहीं है, ये टाक भोरे है। टाक भोरे, क में ओ की मात्रा इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भोरे, है ना, ये इनकी कृति रही है। इसके अलावा और भी दलित आत्मकथाएं रही हैं, उनको जरूर आपने पढ़ना है, क्योंकि वहां से प्रश्न आ जाते हैं। न सिर्फ दलित आत्मकथाएं, बल्कि हिंदी की जो अन्य आत्मकथाएं रही हैं उनको भी आप एक बार जरूर पढ़ें, वो काम की हैं। चाहे वो आपका आत्मकथा हो, रेखा चित्र हो, संस्मरण हो, यात्रा वृतांत हो, डायरी हो। ठीक है, और कुछ अन्य जो चीजें रही हैं, है ना, उनको भी जरूर पढ़ना है आपको। वहां से प्रश्न आ सकते हैं जो गद्य की अन्य विधाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर लिखा है हिंदी नवजागरण में हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये गलत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं रही, बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। और दूसरा कथन सही है, देखिए, पत्रिका ने हिंदी नवजागरण को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ही, इसको आप अक्सर परीक्षाओं में पढ़ते हैं। तो ए गलत हो जाएगा और आर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखना है इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी उपन्यास का है? तो यहाँ पर देखिए, जो झुनिया है ये है आपका जो गोदान है उसकी, प्रशांत जो है मेलांचल का हो जाएगा, वैद्यराज जो है ये हो जाएगा आपका राग दरबारी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, जिसको आपने ध्यान में रख लेना है। बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है ये, शिक्षा व्यवस्था की भी बात इसमें उठाई गई है, इसको याद रख लेना। किस महाविद्यालय का जिक्र इसमें आता है? छंगामल महाविद्यालय की बात इसमें हुई है। ठीक है, और श्रीलाल शुक्ल जो है किस प्रकार के उपन्यासकार रहे हैं, वो बात भी आप जरूर याद रखें एक बार। ठीक है, अगला कथन, अगला जो प्रश्न है अभिकथन और कारण से फिर से, इसमें बोला गया है आधुनिकता का भावबोध हमें पुराने मूल्यों का त्याग करके नए मूल्यों को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। तो ये बात सही है कि जो आधुनिकता है वो हमें पुराने मूल्यों को त्यागने और नए मूल्यों को ग्रहण करने की प्रेरणा अक्सर देता है। दूसरी बात बोला गया है कि हिंदी के कथा साहित्य में आधुनिकता का समावेश हुआ है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधुनिकता की बात नहीं हुई है, बल्कि उसमें हमारे अतीत की बात भी हुई है, और हमारी बहुत सारी और चीजें भी उसमें रखी गई हैं, चाहे वो मनोविश्लेषण से संबंधित हो, चाहे वो सामाजिक अंकन से संबंधित हो, हर चीज उसमें रही है। सिर्फ और सिर्फ आधुनिकता की बात उसमें नहीं रही है, इसलिए ये वाला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, अनामदास का पुत्र उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। तो यह है छांदोग्य और ये किसका उपन्यास है? ये है हजारी प्रसाद जो द्विवेदी रहे हैं उनका उपन्यास। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है एक ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। कई बार जो है ऐसा प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो
औपनिषदिक युग पर आधारित जो इनका उपन्यास रहा है वो कौन सा रहा? ये रहा अनाम दास का पोथा। इसको आपने ध्यान में रख लेना है। ठीक है, जबकि पाठ्यक्रम में शामिल है इनका एक और उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, उसको भी आप याद जरूर रखें, हो सकता है उससे भी आपको प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो काम किए हैं इसके चारों ही उपन्यासों की जो विषय वस्तुएं रही हैं उनको भी आपने ध्यान में रख लेना है, और उनका रचना वर्ष भी पूछा जाता है कई बार कि इनको क्रमवाइज रखिए, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए या फिर कोई और लेखक हो गए, उनको थोड़ा सा आपको जानना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा गया देखिए, अशोक के फूल निबंध में परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? तो उसको महा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अशोक के फूल निबंध किसका निबंध है? ये है आपका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही रहे, उन्हीं का। तो द्विवेदी जी से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक जगह ही आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर इससे ध्यान ये रखें कि ये किस प्रकार का निबंध रहा है, ये भी काम की चीज हो सकती है। और अशोक के फूल इनका एक जो निबंध संग्रह भी रहा, उसका रचना वर्ष क्या है, ये भी आपको जानना है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के 27वें सर्ग यानी कि ये है रेवा तट समय। इसके अलावा कैमास वध आता है, पद्मावती समय आता है इसमें, कनवज युद्ध समय इसमें आता है। ठीक है, ये बहुत सारे इसमें नाम हैं, इनको थोड़ा सा आप एक बार जरूर देख लें। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे रहे हैं, तो आप नेट से देख लेना, यहाँ पर आपके काम के उतने नहीं। रेणु की कहानियों की विशेषता क्या है? तो यह है ग्रामीण जीवन की जो समरसता है उसका चिंतन करना ही इसका ज्यादातर कहानियों का विषय रहा है। अस्तित्ववादी नहीं थे ये, मार्क्सवादी भी नहीं रहे और मनोविश्लेषणवादी भी नहीं थे। तो फणीश्वरनाथ रेणु इसमें ग्रामीण अंश साथ गांव के जो समरसता है उसको दिखाने का प्रयास कसम है, चाहे फिर आपका वो आपने देखा होगा लाल पान की बेगम है ना। इसके अलावा इसके जो कहानी संग्रह रहे हैं उनको भी जरूर याद रखना, वो भी काम के होते हैं, और कई बार उनको भी पूछ लेते हैं कि भाई वो कौन कौन से रहे, कौन से इसके काव्य संग्रह जो है वो नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेणु से संबंधित चीजें जरूर आ सकती हैं। इसका मेलांचल भी बड़ा महत्वपूर्ण है, फणीश्वरनाथ रेणु को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसके जीवन पर आधारित है? तो ये कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है, महत्वपूर्ण नाटक है, इसको जरूर देखना है आपको। इसके अलावा इसके जो अन्य पात्र रहे हैं उनको भी आपने जरूर देखना है कि कौन कौन से पात्र इसमें आते हैं। ठीक है, प्रताप संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो शिवमूर्ति निबंध प्रताप पीयूष नामक, ये जो प्रताप पीयूष लिखा है इसको सिंगल इन्वर्टेड में आपने करना है, इस संग्रह में ये संकलित है, सही बात है। शिवमूर्ति कलाकृति का प्रतीक है, ये भी काम की बात है, इसको ध्यान में रखिए। शिवमूर्ति निबंध में निबंधकार ने उन लोगों की खबर ली है जो अपनी संस्कृति के प्रति उदासीन है, तो सारे ही कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवमूर्ति निबंध आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, इसको एक बार आपने जरूर देखना है। विद्यानिवास मिश्र के अनुसार राम का मुकुट किसका प्रतीक है? तो जो राम का मुकुट है देखिए ये है यश और सौहार्द का प्रतीक, ये भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है, और निबंध का नाम है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये भी किस प्रकार का निबंध है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना है, ये भी ललित निबंधकारों की श्रेणी में आते हैं। ललित निबंधकारों की बृहद त्रयी में मैंने आपको बताए थे 3 नाम, वो कौन कौन से हैं ये आपको जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़िएगा इसको एक बार जरूर। महावीर आई थिंक 1977 के आसपास की कृति रही है, तो आपने एक बार जरूर देखना है। ये रामविलास शर्मा की है। जब आप हिंदी नवजागरण के बारे में पढ़ते हैं तो इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है, बात याद रख लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य यहाँ पर समीक्षक रहे हैं देखिए, चाहे वो नामवर सिंह है, चाहे वो नगेंद्र हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे उनको भी आपने जरूर जानना है। जो इनके खासकर समीक्षात्मक ग्रंथ रहे हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़ना है। ठीक है, ये काम के हो सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, देखो छत जरूर हमारी होगी, बिना एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप किए, बिल्कुल स्वतंत्र, मुक्त और अलग। उक्त कथन का संबंध किस कृति से है? तो ये है एक कहानी यह भी। ठीक है, इसको याद रख लेना, ये कहानी यह भी, ये किसका है? मनोभंडारी, मनोभंडारी का ही यहाँ पर ये कथन भी रहा है। किसके लिए कहा था ये आपको जानना है ना, तो इसको आप बताएंगे। प्रेमचंद घर में अपने अपने पिंजरे और जूठन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की हो जाएगी, अपने अपने पिंजरे जो है ये मोहनदास नेमिष राय की हो जाएगी, है ना। अपने अपने पिंजरे पाठ्यक्रम में शामिल है, इसलिए इसको पढ़ लेना है थोड़ा सा आपको, इसकी मुख्य मुख्य बातों को। और प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की रचना, इसको भी आप जरूर देखेंगे। कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है?
मनु भंडारी की रचना में हार गई, त्रिशंकु एक कहानी, यह भी, ये तीनों ही जो हैं इसकी रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पर माटी की मूर्तें, ये है राम वृक्ष बेनीपुरी की, इसको आप जानेंगे। ठीक है। मोहनदास नेमिष राय ने अपनी आत्मकथा किस शीर्षक से लिखी थी? ये प्रश्न बहुत बार आ गया यहाँ पर इससे पहले भी। तो ये है अपने अपने पिंजरे। और जूठन वाल्मीकि, हादसे रमणिका गुप्ता की, मेरे सात जन्म हंसराज रहबर की ये रचना रही है। ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे में संग्रहित कौन सा नहीं है? तो ये काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद ये किसने रखा? ये कविता क्या में आता है आई थिंक, या नहीं, या इनका एक स्वतंत्र निबंध है ये शुक्ल का। ठीक है। आशा का अंत, श्रीमान का स्वागत और पीछे मत फेंकिए, ये हैं इसके पाठ जो शिव शंभू के चिट्ठे में रहे हैं। इनको कई बार आपको क्रमानुसार लगाने के लिए भी पूछा जाएगा, तो ये काम भी आपको थोड़ा सा जरूर करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न। नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यालोचना के स्थापित प्रतिमानों के द्वारा की जा सकती है। तो ये कथन अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? पहले बोला गया नाटक शुद्ध साहित्य, बाद में बोला कि इसकी आलोचना काव्य आलोचना के स्थापित प्रतिमानों के द्वारा हो सकती है। ऐसा नहीं है, नाटक और कविता में अंतर है। ठीक है। क्योंकि नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नाटक की क्रिया है, तो ये तो गलत पहले से ही हो गया कि नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है ना, इसलिए गलत हो जाएंगे दोनों ही कथन। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर इस प्रकार से भी अब चीजों को देखना है कि क्या बात बोली जा रही है, सही है या गलत है। थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना पड़ेगा आपको। जो ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, ये अक्सर आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी में आंदोलन में जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नामक नारा किस लेखक ने दिया था? जो खड़ी बोली जो आंदोलन रहा, देखिए आपके हिंदी नवजागरण में एक टॉपिक आता है, उसमें जो है आपको ये चीज जरूर पूछी जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। ये प्रताप नारायण मिश्र ने नारा दिया है, महत्वपूर्ण है ये, जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति आती है कौन सी वाली? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, है ना, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही एक तूल। तो हिंदी के संदर्भ में ये पंक्तियां जो हैं जो काम की हैं वो याद रख लेनी है आपको। ठीक है। बाकी ये सारे ही जो हैं हिंदी के पक्षधर रहे, इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखें, चाहे वो अयोध्या प्रसाद खत्री रहे हों या फिर नवीन चंद्र राय रहे हों। ठीक है। ओरेचर से क्या तात्पर्य है? तो ये है आपका आदिवासी साहित्य, जिसे ओरेचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ध्यान रखें इसको। किस साहित्य को रचाव और बचाव का साहित्य कहा गया है? तो ये आदिवासी साहित्य को ही कहा गया। वंदना टेटे एक राइटर रही हैं, उनके द्वारा। ठीक है। वंदना टेटे, उनके द्वारा जो है इसको बोला गया कि ये रचाव और बचाव का साहित्य है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने किस धर्म को अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया है? अल्पसंख्यक विमर्श आप धर्म और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात जो है मुख्य रूप से जैन है। देखिए, जैन धर्म को यहाँ पर किया गया था शामिल 2014 में, जबकि मुस्लिम बौद्ध और पारसी ये कब आए थे इसमें अल्पसंख्यक विमर्श में? ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये होता आपका जो इससे पहले आई थिंक 1995 के आसपास। ठीक है। अक्टूबर 1995 के आसपास। ठीक है। इनको इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतेंदु ने किस विधा अपनी लेखनी नहीं चलाई? तो उपन्यास भारतेंदु ने नहीं लिखे थे। भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, लिखने की कोशिश जरूर की थी, ऐसा नहीं है कि, लेकिन प्रसिद्धि जो है इनको कवि, नाटककार और निबंधकार के रूप में ही मिली है, उपन्यासकार के रूप में नहीं मिली। ठीक है। निठल्ले की डायरी किस विधा की रचना है? ये है व्यंग्यात्मक जो कृति, और इसमें आपको याद रख लेना है कि ये किसकी रचना है? ये है व्यंग्य के सबसे बड़े व्यंग्यकार हिंदी के जो रहे हैं हरिशंकर परसाई, उनकी रचना। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? ये हो जाएगा आपका समर्पण। ठीक है। और ये किसकी रचनाएं हैं? ये आप सभी लोग जानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की ये कृति रही है। इसी के अनुकरण पर बाद में एक रचना लिखी गई थी, एक फूल की चाह। ये किसकी है? ये मैंने आपको पहले बता दिया है, इसको आपने खुद ठीक करना है। ठीक है। किस प्रकार का अनुवाद सुपाठ्य, रोचक और प्रवाहपूर्ण माना जाता है? तो देखिए, जो सुपाठ्य और रोचक के साथ साथ प्रभावपूर्ण अनुवाद माना जाता है, वो कौन सा है? वो होता है भावा अनुवाद, यानी कि भावों का जो अनुवाद रहता है वो होता है अच्छा। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख लेना है आपको। चार्जशीट के लिए हिंदी में क्या पर्याय दिया गया है?
तो इसको बोलते हैं आरोप पत्रिका। पारिभाषिक शब्द एक आधा जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है, क्योंकि अनुवाद जो है आप पाठ्यक्रम में शामिल है, इसीलिए यहाँ पर एक प्रश्न इस प्रकार से रखा गया है। दिनकर द्वारा रचित उर्वशी के संबंध में सत्य कथन का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर बोला गया, देखिए एक चंपू काव्य है, तो यहाँ पर चंपू काव्य उर्वशी है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया दिनकर की उर्वशी को, जो कि पाठ्यक्रम में आपके शामिल है। तो यहाँ पर जो चंपू काव्य है वो है प्रसाद की रचना रही है, ठीक है। और इसमें काम और अध्यात्म की समस्या को चित्रित किया गया है उर्वशी और पुरूरवा के जरिए। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। उर्वशी में कुल 7 अंक हैं, नहीं, इसमें केवल 5 अंक हैं, ये भी ध्यान में रख लेने हैं। उर्वशी का नायक प्रियंवद नहीं बल्कि पुरूरवा है, ठीक है, ये हमने पहले बता दिया आपको, पुरूरवा, ठीक है। ये हो गया आपका 95वां क्वेश्चन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सी कृतियां आत्मकथा हैं? तो नीचे आपको विकल्प दिए हुए हैं, देखिए, अपनी खबर, अन्य से अनन्या, बाणभट्ट की आत्मकथा, हम हशमत। तो आत्मकथा यहाँ पर अपनी खबर और अन्य से अनन्या है। तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, और अन्य से अनन्या ये किसकी है? ये है आपकी जो प्रभा केतान रही हैं उनकी रचना, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये औपन्यासिक कृति है। हम हशमत ये रेखा चित्र है कृष्णा सोबती का, ये ध्यान रख लेना आपको। हम हशमत किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की, ठीक है। इसके भाग 3 है। नगेंद्र ने समालोचना के संबंध में नहीं माना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी आलोचना के संदर्भ में इसका नाम जरूर आता है, देखिए, ये देखना है आपको। नगेंद्र ने आलोचना की आस्था नामक निबंध संग्रह में अपनी साहित्यिक मान्यताओं को रेखांकित किया है, सही बात है, को ध्यान में रखिएगा। वे काव्य के 3 तत्वों भाव, कल्पना और बुद्धि में बुद्धि को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ये कथन असत्य है। वे बुद्धि को नहीं बल्कि भाव को जो है कविता में क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान में रख लेना है कि डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं कविता में सबसे महत्वपूर्ण? तो याद रख लेना, भाव को वो मानते हैं। और कविता के 3 तत्व कौन कौन से हैं? भाव, कल्पना और बुद्धि, ठीक है। इसमें से भाव को इन्होंने ज्यादा तवज्जो दी थी, ना कि बुद्धि को, ये याद रखने वाली बात है। डॉक्टर नगेंद्र सिगमंड फ्राइड की मनोविश्लेषणवादी मान्यताओं से प्रभावित प्रतीत होते हैं, ये बात सत्य है। और कमायनी के अध्ययन की जो समस्याएं रही हैं, इनकी एक रचना रही है, देखिए, कमायनी के अध्ययन की समस्याएं, आस्था नामक जो निबंध इनका एक और था, ठीक है। इनको ध्यान में रखिए, इस सिंगल इन्वर्टेड में होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं रखे गए हैं, आपको ये लिख लेना है इसके बाद। तो कमायनी के अध्ययन की समस्या में इनकी उनकी जो मनोवैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टि पूरी सत्य। तो ये था डॉक्टर नगेंद्र से संबंधित जो इनका समालोचना वाला पोर्शन है इससे, ठीक है। कौन सा पात्र परीक्षा गुरु उपन्यास का नहीं है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास का जो पात्र नहीं है यह है दौलत राम। दौलत राम किसमें आता है आपका? ये आ जाता है जो आपका पहल उपन्यास था, देखिए, जो आपका क्या नाम था उस उपन्यास का, भूल गया मैं भी एकदम से, शुरुआती जो रहा, देवरानी जेठानी की कहानी। हाँ, देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है। बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए इसको, ठीक है। तो उसका ये पात्र, बाकी सारे के सारे इसी में ही रहे हैं। किसने माना कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सदासुख लाल नियाज ने कहा था, ठीक है। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से सदासुख लाल नियाज ने ये बात कही थी, ध्यान रख लेना है। भाषा मुंशी जो 4 रहे, इनसे प्रश्न जरूर आते हैं। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, यह पंक्ति किसकी रही है? ये है सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रसिद्ध लंबी कविता रही है परिवर्तन, उससे, ठीक है। तो इसको आप याद जरूर रखें, ये भी पूछी जा सकती है। बाकी महादेवी वर्मा की भी बहुत सारी कविताएं लगी हुई हैं, उनकी पंक्तियां भी पूछे जाने की संभावना है। निराला की कविताएं और प्रसाद की जो आपकी कमाईनी है उसकी पंक्तियों को एक बार जरूर देखने की कोशिश करें, कौन कौन सी पंक्तियां उनमें रही हैं, ठीक है। का यहाँ पर आज के 100 क्वेश्चन, आई होप कि आपने इन 100 प्रश्नों से और प्रश्नों को बनाने की कोशिश जो है वो जरूर की होगी, है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले सेशन में कल। जी, अभी आपके पास एक दिन आपको एक्स्ट्रा और मिल गया है ना। हिंदी उपन्यास एंड भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, 2 आपके यूनिट हैं, बड़े यूनिट हैं, दोनों से मिलकर के आपको प्रश्न बनेंगे। खासकर आपके जो 10-12 उपन्यास लगे हैं, देखना उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उन्हीं से संबंधित प्रश्न आपको बनेंगे, बाकी बाहर से कोई प्रश्न एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे, ठीक है। और काव्य शास्त्र भी आसान सा टॉपिक है, देखना ज्यादा मुश्किल नहीं है, दोनों ही टॉपिक आपके बिल्कुल संक्षिप्त हैं
और बिल्कुल अच्छे टॉपिक हैं। इनको पढ़िए और ज़्यादातर संभावनाएँ हैं इनसे प्रश्न आने की। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।